हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काकेश सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले, दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857 या जो क्रांति रही है 1857 की जो पहली क्रांति रही है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ब्रिटेन और इंडिया में क्या स्थिति हुई थी या क्या स्थिति थी या कौन क्या था इस चीज के बारे में आप लोग जानें। तो ब्रिटेन की ओर चलते हैं हम लोग। तो ब्रिटेन की महारानी उस समय आपको मालूम होगा क्वीन एलिजाबेथ थी। प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के कौन थे? पैनस्टन। ठीक है, ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि एक नंबर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो इस विषय प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन कौन थे? पैनस्टन। गवर्नर जनरल इंडिया में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मुगल किंग कौन थे उस समय? दैट वाज बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जफर, जिसको हम सब लोग को मालूम है कि जब 1857 में क्रांति शुरू हुई थी तो इनको अपना मुगल राजा या इन मुगल राजा को ये भारत का राजा या दिल्ली का राजा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, आर्मी जनरल वो हैं जिनको इस रिवॉल्ट यानी कि इस विद्रोह को दबाने का कार्यभार दिया गया था, दैट वाज कैम्पबेल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंबल ऑफ रेबेलियन, यानी कि ये जो क्रांति का एक चिन्ह था, दैट वाज रोटी एंड लोटस, यानी कि रोटी का चिन्ह हुआ करता था और कमल के फूल का एक चिन्ह हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन स्ट्रीम चीज की तरफ बढ़ते हैं कि क्या रीजन रहे और क्या रिजल्ट रहा। ये एक मैंने शुरू से लेके अंत तक यहाँ चीजें कवर की हैं, बट इस लेक्चर का इस पार्ट में ये केवल चीज डिस्कस की जाएगी कि रीजन क्या था और रिजल्ट क्या रहा। आगे हम लोग इसमें और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का। तो देखते हैं ये मेन स्ट्रीम रीजंस क्या रहे रिवॉल्ट में। पहला एक तरीके से ऐसे डिस्कस करें कि पॉलिटिकल रीजन क्या था, इकोनॉमिक रीजन, सोशल एंड रिलीजियस रीजंस, मिलिट्री रीजंस और करंट रीजन की क्या क्या ऐसे रीजंस रहे जिसके वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति हो गई। तो पॉलिटिकल रीजंस पे आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, ये आप सबको मालूम होगा कि ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई एक हड़प नीति, जिसमें जो है राजपाट ले लिया जाता था अगर जो है राजा के कोई वैलिड संतान या मतलब उसका खुद का वारिस ना हुआ तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से कई राजपाट जा चुके थे। आपको जो सबसे फेमस मालूम होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राजपाट लेते गया। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला राज्य ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के द्वारा जो पहला राज्य ब्रिटिश इंडिया में या ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया था वो था सातारा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिटिकल रीजन रहा जिसके वजह से ये 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। सब्सिडरी अलायंस ये लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। आपको ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि ये सब्सिडरी अलायंस क्या है। ठीक है, जो मैसूर किंगडम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें सब्सिडरी अलायंस का जिक्र हुआ था। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसको कृपा करके जाके देख लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक रीजंस क्या रहे? इकोनॉमिक रीजंस में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा रीजन रहा है, सबसे बड़ा कारण रहा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने डिस्कस किया है, जिसमें ये था कि किस तरीके से भारतीय जो है फैक्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया गया और मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका था। तो एक इकोनॉमिक रीजन ये रहा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंक्रीज इन टैक्सेस, जो हमेशा टैक्सेस को बढ़ाते चले जाते थे ब्रिटिशर्स, ये एक रीजन रहा। फोर्स्ड पेमेंट एंड नो रिबेट इन केसेस ऑफ फेमाइन्स टू द फार्मर्स, कहते हैं कि जो है पेमेंट जबरदस्ती की ली जाती थी फार्मर से, किसानों से कि और उनको कोई रिबेट नहीं मिलता था, कोई छूट नहीं मिलती थी। तब भी जब कोई सूखा पड़ जाता था तब भी कोई उनको टैक्सेस में या कोई रियायत नहीं मिलती थी, कोई छूट नहीं मिलती थी, वो भी जबरदस्ती लिया जाता था। और एक और बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन रहा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, जहां पे भारतीय किसान जो है गेहूं चावल ये सब उगाना चाहते थे, उनको जबरदस्ती ये उगाने पे मजबूर कर दिया गया। नील की खेती करने के लिए कही गई, इंडिगो की खेती, शुगर केन, कॉटन, इन सब की खेती ज्यादा करने के लिए कही गई। ठीक है, आगे की रीजंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दैट वाज सोशल एंड रिलीजियस रीजंस। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा आप सबको मालूम होगा क्या होती है। सती प्रथा जिसमें जो हस्बैंड जब मर जाता था तो जो है वाइफ को उसके साथ आग में बैठा दिया जाता था।
तो ये सती प्रथा को अबॉलिश करने में सबसे बड़ा हाथ रहा हमारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर, दैट वाज राजा राम मोहन रॉय। और इसको अबॉलिश करने वाले यानी कि ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल रहे, दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये R17 क्या है, यहां से आप लोग नोट में आइए तो बंगाल सती रेगुलेशन और रेगुलेशन 17, ये जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीसीजे में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, मुझे याद है ये। तो रेगुलेशन 17 के थ्रू विच वाज पास्ड ऑन December 4, 1829 बाय दी देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको ये पास कराने में और सती प्रथा को अबॉलिश कराने में राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये एक सोशल एंड रिलीजियस रीजन रहा जो कि हम ये जो भारतीय समाज था, जो हिंदुस्तान के लोग थे, इसको बड़ा सती प्रथा को बहुत जोर शोर से किया करते थे। देखिए कुछ मायने में जो ब्रिटिशर्स हम लोग को कहते थे कि हम लोग इंफीरियर हैं, तो कुछ मायने में हम लोग वाकई इंफीरियर थे। जैसे कि ये सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये विडो रिमैरिज, मतलब विडो रिमैरिज को अनुमति नहीं दी गई थी, ये सब कुछ चीजों में हम लोग वाकई उनसे पिछड़े थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज में केशव चंद्र सेन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था चाइल्ड मैरिज को बंद कराने में, बैन कराने में। आगे हम लोग बढ़े तो विडो रिमैरिज एक्ट जो किया था एक्ट, या इसको एक्ट 15 1856, विडो रिमैरिज एक्ट जुलाई 26 1856 को पास आउट हुआ था। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, हु वाज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर एट दैट टाइम, उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब विडो रिमैरिज एक्ट में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं आपको। विडो रिमैरिज एक्ट को जो वो किया था, जिसका ड्राफ्ट जिसने तैयार किया था, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तैयार करने वाला लॉर्ड डलहौजी। बट विडो रिमैरिज एक्ट को पास करने वाला था लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। विडो रिमैरिज एक्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर के हिसाब से देखा जाए तो दैट वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ब्रिटिश के उसमें देखा जाए तो इस एक्ट को कंपाइल करने वाला, ये एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार करने वाला वाज लॉर्ड डलहौजी, बट इस एक्ट को इनेक्ट किया लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और 1813 सॉरी ये कन्वर्जन ऑफ पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी, ये जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडिया में आने लगे थे और उन्होंने यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था ईसाई धर्म में, है ना, या ईसाई बनाने का कन्वर्जन शुरू हो गया था यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल एंड रिलीजियस रीजन रहा फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आगे हम लोग बढ़े तो मिलिट्री रीजंस। मिलिट्री रीजंस यानी कहने का मतलब जो हुआ तो ये सैन्य विद्रोही था, है ना, तो इसमें सेना के लोग जो मिलिट्री रीजंस दिए गए कि किस वजह से जो है सैनिक नाखुश थे, वो कुछ रीजंस हैं। डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स 5:1। ये 5:1 क्या है, देखिए पहली बार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के हिसाब से, वो भी तब जब 5:1 यानी कि 5:1 का रेशियो था। ये 5 यानी कि हर एक ब्रिटिश सोल्जर पे हर एक ब्रिटिश सोल्जर पे 5 इंडियन सोल्जर हुआ करते थे। और डिस्क्रिमिनेशन किस चीज में, उनको खाने पीने में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, रहन सहन में भेदभाव होता था। कहने का मतलब यह है कि एक तो हमारी संख्या ज्यादा, उसमें भी हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो किसी एक ब्रिटिश सोल्जर को मिल रही थी। ठीक है, तो ये एक भेदभाव करा। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, इसको पास कर दिया गया था। ये पोस्ट ऑफिस एक्ट, इसमें क्या लिखा गया था कि जो भारतीय सैनिक अलग अलग जगहों पर रहते थे और जब अपने घर वालों को खत लिखा करते थे तो वो फ्री सिस्टम था अपने इंडिया में। बट इस पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के पास हो जाने से ये जो खत भेजने का ये जो होता सिलसिला था, इस पे फीस इंपोज कर दी गई, पैसे डाल दिए गए, ये फ्री सिस्टम को बंद कर दिया गया। तो ये भी एक मिलिट्री रीजन रहा, क्योंकि सैनिक दूर दूर रहते थे, अपने घर वालों को खत लिखते थे, अब उस खत के भी उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये भी एक रीजन रहा। फोर्स्ड टू क्रॉस लेबर, ये एक तरीके से एक तरीके से बिलीफ कह लीजिए या लोगों की आस्था एक तरीके से कह लीजिए जो जुड़ी हुई थी। इसमें ये माना जाता था कि इसके पीछे एक छोटा सा मतलब वो है कि ये माना जाता था कि ये जो सैनिक हुआ करते थे, या सैनिक ही नहीं, लोग कोई भी कॉमन भारतीय उसको वो कहा जाता था कि जब आप अगर कहीं नदी आपने अगर पार कर ली तो आप अछूत हो जाएंगे, अनटचेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप अशुद्ध हो जाएंगे, जिसके वजह से हमारे जो इंडियन लोग थे वो ज्यादा क्रॉस नहीं करते थे, रिवर्स को क्रॉस नहीं करते थे। बट मिलिट्री पर्सनल्स को जबरदस्ती बैठा के क्या, अगर कैंपेन पे जा रहे हैं, किसी विद्रोह को दबाने जा रहे हैं, चाहे जिस चीज के लिए भी जा रहे हैं, तो वो रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी, जो कि इनको काफी बुरा लगता था इस चीज का। और सबसे बड़ा रीजन करंट जो 1857 में
जो बहुत ही करंट रीजन रहा वो ये था कि दिसंबर 1856 में एक इनफील्ड राइफल, ये नई इनफील्ड राइफल एक लॉन्च की गई थी, जिसमें ये अफवाह उड़ा दी गई या ये चीजें थी कि इसके जो कारतूस हुआ करते हैं उसमें गाय और सुअर का मांस हुआ करता था, जिसके वजह से हिंदू, जो कि हम लोग गाय को बहुत होली मानते हैं अपने कल्चर में, और जो है मुसलमानों में जो है ये सुअर को एक तरीके से या पिग्स को मतलब इस तरीके से नहीं करते हैं ना, पोर्क्स को। तो ये इन दोनों के मांस के वजह से ये काफी एक तरीके से रिलीजियसली काफी लोग अटैच हो गए और जो है विद्रोह पे उतरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट को देखेंगे कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का आखिरकार रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो रिजल्ट तो आप सबको मालूम है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्रश कर दिया गया था, दबा दिया गया था बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। ये उसके कुछ रिजल्ट्स रहे हैं, इसके रीजंस के बारे में भी बात करेंगे और किसने क्या कहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 के, उसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो आइए रिजल्ट देखते हैं हम लोग। रिवोल्ट ऑफ 1857 का आखिरकार का रिजल्ट क्या रहा। इंडियन अफेयर्स ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। आपको याद होगा 1857 से पहले 1856 तक जो इंडिया का हर एक चीज जो मैनेज किया जाता था दैट वाज बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका अबॉलिशमेंट कर दिया गया और सारा जो राजपाट या एक तरीके से कार्यभार था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर जा चला गया या ब्रिटिश क्राउन ने उसको ले लिया। ठीक है, अबॉलिशमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो हड़प नीति थी बाय लॉर्ड डलहौजी, इसको खत्म किया गया। इंडियन ब्रिटिश 2:1, ये एक तरीके से सैन्य विद्रोही था, एक तरीके से सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो जिसको मद्देनजर ये 5:1 का रेशियो, यानी कि 5 भारतीय सैनिक को बदल करके 2 भारतीय सैनिक, यानी कि एक ब्रिटिशर्स पे 2 इंडियन सोल्जर्स की तैनाती कर दी गई। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है विद्रोह जो सैनिकों ने किया था वो अवध, बिहार, बंगाल इन जैसे रीजन से आते थे, तो इनकी छटनी कर देनी शुरू कर दी, इनको निकालना शुरू कर दिया गया। और जो दूसरा रिक्रूटमेंट हुआ वो था फ्रॉम सिख एंड गोरखा कम्युनिटी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। एंड इंडियन सेक्रेटरी वाज अपॉइंटेड, ये एक पद को मतलब इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, एक इंडियन सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया गया और इसके सहायता करने के लिए 15 काउंसिल या 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई, जो कि इंडिया के नीड्स को समझ के मतलब चीजों को बताने का ये काम करते। इंडियन सेक्रेटरी की एक अपॉइंटमेंट हुई। और मुगल किंग बहादुर शाह 2, यानी कि बहादुर शाह 2 कोई जफर, ये पोस्ट मुगल पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था, बहादुर शाह 2 या जफर को पकड़ के इनको रंगून भेज दिया गया और वहां पे उनकी 1882 में मृत्यु हो जाती है और मुगल डायनेस्टी एक तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट लिखा हुआ आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, जैसे ही बहादुर शाह को कैप्चर करके भेज दिया गया, वैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि नोट कि on November 1, 1858, it was officially announced that Mughal dynasty has ended and all of India was under the control of British Crown। कहने का मतलब नवंबर 1, 1858 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से कि ये मुगल डायनेस्टी जो आखिरी डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया पे, उसको समाप्त किया जा चुका है। रंगून भेज दिया गया था लास्ट मुगल रूलर को, दैट वाज बहादुर शाह 2 और जफर, इनको रंगून भेज के, और 1858 नवंबर 1, 1858 को मुगल डायनेस्टी इंडिया में खत्म हो चुकी है और पूरा राजपाट या पूरा कार्यभार ब्रिटिश क्राउन के तहत जा चुका है। ठीक है, और ये दोनों बंगाल सती रेगुलेशन और रेगुलेशन 17 ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीसीएसजे का, मुझे याद है ना। और ये एक्ट 15 1856 यानी कि जुलाई 26 1856 को ये मतलब इफेक्ट में लाया गया था। ठीक है, तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोग रीजंस फॉर रिवोल्ट और रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट को एक शुरू करने से और एकदम अंत करने तक की चीजों को हम लोग डिस्कस किया है, और बीच की चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये सक्सेसफुल रिवोल्ट नहीं हो पाया, उसके क्या रीजंस थे, किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन थे, किसने क्या इस रिवोल्ट के बारे में कहा, वो क्या क्या था, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर रीजन एंड रिजल्ट आपको 1857 का क्लियर हुआ होगा। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।